आज यूएसए और रशिया दुनिया के दो सुपर पावर्स भारत के लिए एक टग ऑफ वॉर कर रहे हैं। ये दोनों भी देश इंडिया के साथ अपनी दोस्ती और गहरी करना चाहते हैं। इनफैक्ट इंडिया आज के तारीख में बाकी देशों का भी एक फेवरेट डिप्लोमेटिक डेजिग्नेशन। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ अरसे से जो है इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह अपनी पॉलिसीज को रिशेप किया है, जिस तरह इनके टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, वो भारत उनके पढ़ने में आ जाए भाई। और इंडिया लेकिन कहता है भारत न्यूट्रल, कहता है मैं न्यूट्रली खुश हूं भाई। और अगर तो अमेरिका में कहता हूँ कि दोबारा पैदा होकर भी आके इंडिया के साथ बोले ना मेरे साथ दोस्ती कर, तो कभी उस लेवल की दोस्ती ना हो कि उस दोस्ती से रशिया को नुकसान हो। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं भाई, रसिया और यूएसए दोनों इंडिया को ही क्यों चाहते हैं और दोनों इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बना के क्यों रखना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में गौरव ठाकुर इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। तो भाई हम भी ये जानने के लिए रेडी हैं कि ऐसा मतलब क्या रीज़न है जो यूएसए और रसिया दोनों इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखना चाहते हैं, उन दोनों को क्या फ़ायदा है, उनका अपना क्या मकसद है। तो आज की वीडियो में गौरव ठाकुर यही सब बताएंगे और इनके ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बन चुका है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और यूएस जिसकी आइडियोलॉजी पहले काफी प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी और एंटी इंडिया भी, आज वो सामने से इंडिया को फ्रेंडशिप प्रपोजल्स भेज रहे हैं। For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India. वेल, बट आखिर क्यों? क्योंकि आज के तारीख में नए जियोपॉलिटिकल प्लेग्राउंड यानी इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। India is an essential partner for us in realizing our shared vision of a free and open Indo-Pacific. अब दूसरी ओर रशिया और इंडिया के टाइज तो काफी अच्छे हैं, लेकिन आज की तारीख में रशिया की स्थिति ऐसी है कि दो ही लोग हैं जिससे रशिया कभी भी रूठना अफोर्ड नहीं कर सकता। एक है चाइना के शी जिनपिंग और दूसरे भारत के नरेंद्र मोदी। if there were two people on the planet that Vladimir Putin did not want to get the cold shoulder from, or doesn't want to in general, it's Xi Jinping and Narendra Modi. इनफैक्ट पुतिन की और नरेंद्र मोदी की तो पर्सनली भी काफी गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती इसी क्लिप से झलकती है जहां पर 50 मिनट के डिनर को 3.25 घंटे तक खींच लिया। कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। अमेजिंग राइट? लेकिन ये दोस्ती भी कोई आज की नहीं है। एज यू ऑल नो, रशिया और इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड्स रह चुके हैं। सबको पता है कि 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। इनफैक्ट उनके 93,000 सोल्जर्स को भी इंडिया ने कैदी बना लिया था। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उस जंग में यूएस के ट्रैप से इंडिया को रशिया ने ही बाहर निकाला था। अब वॉर के दौरान पाकिस्तान के उस टाइम के गुड फ्रेंड ने इंडिया पर न्यूक्लियर हमला करने का फैसला कर लिया था। इनफैक्ट यूएस की न्यूक्लियर मिसाइल बे ऑफ बंगाल के रास्ते इंडिया की तरफ बढ़ने भी लग गई थी और उसी वक्त पीछे से आकर रशियन नेवी ने यूएस को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से फाइनली यूएसए को जंग से पीछे हटना पड़ा क्योंकि यूएसए को लगा मामला एस्केलेट हो जाएगा। अब रशिया के इस मूव से इंडिया को डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस मिला एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने एक ट्रीटी भी साइन की थी जिसमें रशिया ने इंडिया को एश्योर किया था कि वो कभी भी इंडिया की सिक्योरिटी पर आंच नहीं आने देगा और वेल, यही 1971 का वॉर इसका बेस्ट एग्जांपल है। इनफैक्ट अगर गौर से सोचा जाए तो ऐसा हो सकता था कि आज कश्मीर, गोवा, दमन और दीव इंडिया के पास होते ही नहीं अगर रशिया ने यूएन में अपने वीटो पावर का यूज करके इन रीजन्स को इंटरनेशनलाइज या सिंपली इंडिया से सेपरेट होने से रोका ना होता। बिकॉज एज यू नो, यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर एक ने भी वीटो पावर यूज किया तो कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता और रशिया ने इंडिया के सपोर्ट में यूज किया था। इनफैक्ट इतिहास में जब भी कोई एंटी इंडिया रेजोल्यूशंस उठे हैं तो रशिया ने हमेशा उनको वीटो ही किया है एंड दिस मेक्स इंडिया फील कि रशिया इज ट्रूली एन ऑल वेदर फ्रेंड। इंडिया और रशिया के बीच अभी एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और इसी वफादारी को इंडिया भी चुकाता है रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स परचेज करके रशिया को बिजनेस देकर। इंडिया के ऑलमोस्ट 50% डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से ही आते हैं और मजे की बात तो यह है, जब यूएस ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने से मना किया था तो इंडिया ने कम करने की जगह पर उल्टा इंपोर्ट्स और बढ़ा दिए। बट हाँ, जब बात यूक्रेन वॉर पर आई तो मोदी जी ने अपना पॉइंट भी साफ साफ पुतिन के सामने रख दिया। आज का युग युद्ध का है नहीं,
और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। उन्होंने पुतिन को ये क्लियरली कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पुतिन ने भी बिना हिचकिचाए ये एडमिट किया कि या इंडिया के कंसर्न्स वो समझ सकते हैं और उस पर काम भी करेंगे। It is not very good news. I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. So clearly इन वार्तालाप से इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस रशिया के साथ दिखते हैं। अब दूसरे तरफ यूएसए में अंडरस्टैंडिंग कैसे इंप्रूव हुई इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ताकि हम ये जान सके कि इस पॉइंट पे यूएसए को सपोर्ट करना या रशिया को सपोर्ट करना इंडिया के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सो जैसे आप सभी जानते हो यूएस के साथ इंडिया की अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि वो इस इंडो पैसिफिक रीजन को एशिया पैसिफिक बोलते थे सिर्फ ताकि इंडो ये नाम से वो उसे रेफर ना कर सके। I repeat, will not come at the expense of the Asia Pacific. इसके अलावा अगर वहीं पर हम 1971 की बात करें तो ये था यूएस का बैटलफील्ड और यहां से यूएस ने भेजी थी अपनी नेवी जिसके साथ था उस टाइम का सबसे खतरनाक 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो बाय द वे इंडिया के विक्रांत से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा आ रही थी ब्रिटेन की नेवी वेस्ट से इंडिया को ब्लॉक करने के लिए एंड इन द मीनवाइल यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन ने चाइना को कहा था कि वो भी नॉर्थ से इंडिया पर अटैक करे जिससे इंडिया चारों तरफ से घिर जाए। अब इंडिया का नसीब उस वक्त अच्छा था कि चाइना ने निक्सन की बात नहीं मानी और क्यों नहीं मानी उस वक्त उसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं बट इससे इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यूएस का फोकस बांग्लादेश पर कम और इंडिया की तरफ ज्यादा था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि वर्ल्ड वॉर 3 तक की नौबत आ गई थी और ऐसा खुद इंदिरा गांधी ने कहा था और आगे मैटर कैसे अनफोल्ड हुआ उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर रीसेंट केस की बात करें तो 2016 में जब इंडियन मिलिट्री कैंप पर उरी अटैक हुआ था तब भी यूएस स्टेट स्पोक्सपर्सन ने अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरीके से नकार दिया था एंड एज वी ऑल नो सारे एविडेंसेस पाकिस्तान के खिलाफ थे लेकिन यूएस ने फिर भी सपोर्ट किया। सो ये सारे एपिसोड्स मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि यूएस किस हद तक जा सकता है रशिया और उनके एलाइज को काउंटर करने के लिए और इंडिया के तरफ रशिया का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहा है इसके पीछे का भी रीजन आपको मालूम होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था टाइटल्ड व्हाई रशिया इज इंडियाज वर्स्ट एनिमी करके। उसमें मैंने बताया था कि रशिया इंडिया को क्यों इतना सपोर्ट करता है क्योंकि केजीबी की फंडिंग्स यहां पे आ रही थी और इंडिया को एक सोशलिस्ट नेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी और उसमें इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी तो उस टाइम से ही रशिया का सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के साथ डेवलप हो गया एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान का हार्श कॉर्नर इंडिया के खिलाफ अलाइन कर दिया। इनफैक्ट यही वजह है कि इंडिया इन दो सुपर पावर्स की आइडियोलॉजीज के बीच में पिस रहा है। अगर वो एक सुपर पावर की आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ने लगता है या उसके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है तो दूसरा सुपर पावर नाराज हो जाता है और दिखाने लगता है कि भाई उनसे पंगा लेने का नतीजा क्या है। लेकिन आज के तारीख में यूएस की बोली फिर भी बदल गई है। अब यूएस इंडिया से बदला निकालने के बजाय उसके तेवर बदल गए। एक्चुअली यूएस अब ये बखूबी जानता है कि एशिया में चाइना उसका कॉम्पिटिटर है और रशिया एक थ्रेट है। ऐसे में थर्ड बिगेस्ट कंट्री इंडिया को अपनी तरफ करना उसके लिए बहुत ही बड़ी जरूरत है और इंडिया को डोमिनेट करके ये तो होने से रहा। वेल फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो पिछले 10 सालों में यूएस और इंडिया के बीच सिर्फ यही एक बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट साइन हुआ था लेकिन अब सडनली यूएस का पूरा फोकस बस इंडिया के ही डिफेंस मार्केट पर आ गया है। सो आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ने ग्रेजुअली अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को रिड्यूस और डाइवर्सिफाई करने का प्लान बनाया। इनफैक्ट अब तक 310 वेपन्स के इंपोर्ट्स को इंडिया ऑलरेडी बैन कर चुका है। अब इस मूव ने यूएसए के लिए 2 विंडोज खोल दिए, एक जिससे वो जॉइंट प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू इंडियन मार्केट में अपनी जगह और इंडिया के साथ दोस्ती दोनों पक्की कर सकता है और दूसरी जिससे वो रशिया को ग्रेजुअली इंडियन मार्केट से बाहर कर सकता है, देयरबाय कटिंग इट्स कंपटीशन। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक कदम है इंडिया का जियोस्पेशियल पैक्ट साइन करना। सो यूएसए के 4 सबसे सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं जो माइंड यू यूएस सिर्फ उन स्पेशल कंट्रीज के साथ साइन करता है जिनके साथ वो अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी सब कुछ शेयर करना चाहता है। अब अगर इकोनॉमिकली देखें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएसए की 200 बिग मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। और तो और कोका कोला, जेपी मॉर्गन और डिस्कवरी
जैसी इतनी सारी कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया में सेट भी हो चुकी है। अब रही बात जियोपॉलिटिक्स की, तो यूएस ने इंडिया को अपने ब्लू डॉट नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन भी भेज दिया है। अब ये नेटवर्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो एक्सक्लूसिवली अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करता है, मेनली चाइना के BRI को टक्कर देने के लिए। सो यूएस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यही इंडो पैसिफिक आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स का नया प्लेग्राउंड बन गया है, जिसके बीचों बीच एकदम वॉर्टेक्स में आता है हमारा भारत। अब गाइस सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि इंडो पैसिफिक में सारी ग्लोबल पावर्स का ध्यान यहां पर अटक गया है। वेल, ये वेब देख रहे हो, ये चाइना का BRI प्रोजेक्ट है जिसने पूरे रीजन को बहुत स्ट्रेटेजिकली एक मुट्ठी में जकड़ लिया है। अब देखो चाइना के ईस्ट की तरफ इस हाइपोथेटिकल लाइन का नाम है 9 डैश लाइन, जिसके अंदर आने वाले सारे आइलैंड्स को चाइना अपना क्लेम करता है अंडर इट्स एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। और इस वजह से यूएसए इज वेरी कंसर्न्ड, और यही रीजन भी है कि आज के तारीख में यूएस की 60% नेवी इंडो पैसिफिक में तैनात है, और क्वाड, ऑकुस जैसे ग्रुप्स भी स्पेसिफिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाए जा रहे। अगेन आई रिपीट, सबकी नजर इंडो पैसिफिक में ही है ऑन अ ग्लोबल लेवल। इसके पीछे एक और एक रीजन भी है। वर्ल्ड का 80% ट्रेड मैरीटाइम यानी पानी के रास्ते से ही होता है, और हर 5 में से 3 शिप्स नेसेसरीली इंडो पैसिफिक से होते हुए ही जाती है। सो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये एरिया कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। अब इस सब के बीच में इंडिया कहां पर स्टैंड करता है? वेल, क्या आपको पता है इस एरिया में इंडिया की सेंट्रल लोकेशन को देखते हुए जापान के एक्स प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया था। और इंटरेस्टिंगली आज अगर आप उन्हीं यूएस ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज देखोगे तो वो भी इंडिया के गुड बुक्स में आने के लिए इंडो पैसिफिक टर्म को ही यूज कर रहे हैं। एंड नाउ गोइंग बैक टू इंडिया, एक पेनिनसुलर कंट्री होने के कारण हमारी काफी लॉन्ग कोस्टलाइन है, व्हिच इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि इस कोस्टलाइन की वजह से आज इंडिया इतने सारे पोर्ट्स का घर बन गया है जो नेचुरली इंडिया को यूरोप, मिडिल ईस्ट और पैसिफिक के बीच का बेस्ट मिडिल स्पॉट बनाता है। इसके अलावा IHS की रिपोर्ट तो ये तक कह रही है कि इंडिया अगले 8 सालों के अंदर जापान को इकोनॉमिकली पीछे छोड़ने वाला है। एंड ऑनेस्टली जिस स्पीड से इंडिया में कंपनी सेटअप हो रही है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि खुद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने इंडिया को इंडो पैसिफिक का नेचुरल लीडर ठहरा दिया है। इनफैक्ट कार्नेगी रिपोर्ट का भी यही कहना है, इंडो पैसिफिक के आइलैंड नेशंस भी इंडिया को ही एक पोटेंशियल लीडर के तौर पर रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। अब फ्रेंड्स, अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो एशिया के 3 मेन पावर्स है, चाइना, जापान और इंडिया। और हम सभी जानते हैं कि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है जो उसे ऑटोमेटिकली एक कम रिलायबल पार्टनर बना लेता है। अब बचा जापान, जहां के लोगों की एवरेज एज ही 50 इयर्स है, प्लस पॉपुलेशन इंडिया के सामने काफी कम है। हेंस इकोनॉमिकली देखें तो जापान एक बड़ा मार्केट नहीं है, और इसीलिए यही 2 डीज, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, इंडिया को इस रीजन का एक नेचुरल प्रेफर्ड चॉइस बनाते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो आज इंडिया के साथ सिर्फ इंडो पैसिफिक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर देश अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। सीधी सी बात है, जियोपॉलिटिक्स में चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया। अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सिर्फ टाइप कर सकते हो, व्हाई एवरी कंट्री वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। सो या फ्रेंड्स, जस्ट टू कंक्लूड, इंडिया फॉरेन रिलेशंस में जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर आ रहा है, एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग टू सी इंडिया के लिए आगे आगे और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होने वाले। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। आज के टाइम में तो कोई शक नहीं कि इंडिया अगर इकोनॉमिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छी स्थिति में है। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ अरसे से जो है इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए जिस तरह अपनी पॉलिसीज़ को रिशेप किया है, जिस तरह यानी कि टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है कि आप टाइम के साथ जो है वो चल रहे हैं। वेल, मैं कहूँगी कि मैं बिल्कुल अग्री करूँगी मौज़म के साथ, क्योंकि जिस हम लोग कहेंगे कि पोजीशन पर हम आज इंडिया को देख रहे हैं और जिस तरह से उभरते हुए देख रहे हैं, वो अपने आप में ये चीज़ बताती है कि जो इंडिया है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। क्योंकि अगर हम लोग वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो उसमें आपको पीएम मोदी जी का नाम ज़रूर नज़र आएगा। अगर हम लोग, इसमें डाउट की बात ही नहीं है। यूएसए भी इस टाइम भारत के साथ बहुत अच्छा है, और रूस जैसा लेकिन दोस्त कोई भी दुनिया में नहीं। बात करो इधर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, जो न्यूट्रल रहकर दोनों के साथ अच्छे से कैसे रिलेशन न एक को दूसरे के ऊपर बात करने देता है, दूसरे को पहले पर बात करने देता है। जो अमेरिका, ये दोनों फुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं
भारत किसी- उनके पड़ने में आ जाए भाई। बिल्कुल, और इंडिया लेकिन कहता है भारत न्यूट्रल, कहता है मैं न्यूट्रली खुश न्यूट्रल। हूँ भाई। और अगर हाँ, कहीं ना कहीं भारत ऐसी इंडियंस को भी लोकेशन देख पे लो, ना हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं इंडियंस को देख लो या इंडियन गवर्नमेंट का देख लो, देखो हाँ मतलब अब ये देख लो कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक तो उन्होंने डाटा बहुत अच्छे से कलेक्ट करके उसको मतलब मैनेज किया है। अच्छा एक चीज़ है कि यूएस की अगर हम बात करें तो यूएसए के लिए डेफिनेटली इस पूरे खिते में एशिया की अगर हम बात करें तो उनको एक इंडिया के साथ अगर वो जाएंगे तो डेफिनेटली उनको पता होगा कि भाई अब इंडिया की देख लो कि चाइना के साथ कन्फ्लिक्शन है बिल्कुल, और रशिया अब यूएस डायरेक्टली ना तो चाइना के पास, अब चाइना की भी तो अमेरिका के साथ है। अमेरिका तो दोस्ती लेके आ रहा है लेकिन उसका पता नहीं है कब भाई बाबा जी का ठुल्लू दिखा दे, उसका नहीं पता लगता। रशिया जो है ना इंडिया का साथ हर मोड़ पे दिया है, हर मोड़ पे दिया है। तो अमेरिका में कहता हूँ कि दोबारा पैदा होकर भी आके इंडिया के साथ बोले ना मेरे साथ दोस्ती करो, तो कभी उस लेवल की दोस्ती ना हो कि उस दोस्ती से रशिया को नुकसान हो। बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी भी यही है कि रशिया को नुकसान पहुंचाए इंडिया के थ्रू। इंडिया ये बात होने नहीं देगा। पता है इंडिया की दोस्ती तो रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी, आज की तो नहीं है ना। बिल्कुल, और जिस तरह बात चल रही है देखो रशिया ने कितनी बार इंडिया के लिए वीटो किया, कितनी बार इंडिया के लिए मतलब कि दुनिया से बढ़ गया, अमेरिका से बढ़ गया। 1971 की बात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार हुई थी, हमारा 1 लाख सोल्जर माशाअल्लाह है बंदूकें यूं इंडिया के सामने फेंकी थी और सरेंडर अपने आप को किया था 93। ये बहुत बड़ी बदनामी थी, हमारे माथे पे दाग है जो आप तक नहीं धुला है वजह वही ना। हाँ, ये अमेरिका की जहाँ तक बात है, अमेरिका को लिए एक सुपर पावर, अमेरिका को एक इधर दोस्त चाहिए। क्या अच्छा मैं एग्जैक्टली अक्सर ये सोच भी रही थी और हर वीडियो के बाद भी सोचती थी, जब इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वैल्यू दी जाती थी, और ये कहा भी जाता है जयशंकर की तरफ से कई बार कहा गया कि अभी जो हालात हैं और जो एक हमें देखने को मिलता है लोगों की तरफ से या मुल्कों की तरफ से जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो हमें पहले नहीं देखने को मिलता था। और जैसे कि आपने क्रूड ऑयल के मामले में जब देखा कि उन्होंने कहा कि आप इनसे इम्पोर्ट करना बंद करो, तो उन्होंने और मज़ीद एक तरीके से क्वांटिटी बढ़ा दी, बजाय इसके कि कमी लाते, और वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आ रहे थे इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट। तो मैं उस वक्त ये भी सोच रही थी कि ऐसा अब क्यों कर रहे हैं, ऐसा पहले क्यों नहीं करा था। तो फिर मेंटोर बड़े अच्छे, मैं मेरे दोस्त इंडियन किसी ने मुझे मैसेज किया था वीडियो के नीचे कि आपका इल्म वाकई में कुछ नहीं है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीज़ एक्सेप्ट करने वाली होती ना उसको बरमला करना चाहिए, उसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। हकीकत में अभी तक हमारा नॉलेज के लिहाज से और उसको एक्सप्लेन करने के लिहाज से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मैं अपनी तो बात करूँ तो मैं इसको आप भी समझ लें कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, 1 क्लास का समझ लें या 2 क्लास का समझ लें, जिस तरह ये एक्सप्लेन करता है। और इसका मतलब ये कि हमें शर्मिंदगी है, और शर्मिंदगी इस भी होनी चाहिए और इसको हमें इम्प्रूव भी करना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी गलती तस्लीम करता है तो इसका मतलब है कि उसमें ये जज्बा है कि वो उसको इम्प्रूव करना चाहता है। जो आदमी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा जाल है। तो वो आप में नुक्स है, आप में खामी है, वो तस्लीम करें और उसको दूर करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करें। ये बात की थी मैंने मेंटोर पर। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा भाई कि यूएसए और रसिया इंडिया को क्यों इतना चाहते हैं। और अमेरिका तो अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ को यूज़ करता है, लेकिन इंडिया आज तक उसके भी जाल में फंसा नहीं है, और चाहता तो कई बार से वो फंसाना कि इंडिया उसके जाल में फंस जाए। और लास्ट में अब यूएसए यही करता है कि अब इंडिया की बात मानने पड़ता है उसे, क्योंकि इंडिया उसके जाल में फंसता नहीं है। और ये पता है वो अपने फ़ायदे के लिए ही इंडिया को भी इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन उसका फ़ायदा ख़त्म हो, आज तक पूरी दुनिया में हर कंट्री कोई भी कंट्री होगी जो यूएसए से रिलेशन बना के रखती है, सिर्फ अपना फ़ायदा करता है, अपना हथियार बेचेगा वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए, उनको किसी 2 कंट्रियों से लड़वाएगा। उसके बाद और जब पाकिस्तान के साथ था तो यही करता था, इंडिया के साथ मतलब उनको चढ़ा के, उनको वेपन्स दे के, उनको सब कुछ करके इंडिया से वॉर करवाता था और अपने हथियार बेचता था। और उधर उसको अफ़गानिस्तान में भी अब पाकिस्तान की ज़रूरत थी, इस करके जो है वहाँ पे पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता था। उस टाइम इंडिया की उससे ज़रूरत नहीं थी। जब इंडिया, यही तो एस शंकर ने, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब उनसे वेस्टर्न मीडिया ने क्वेश्चन किया था कि आप मतलब कि ये ऑयल वगैरह परचेज़ के मामले में, तब उन्होंने अच्छा जवाब दिया था कि जब हमें नीड थी मतलब वेपन्स की, और हमारी चाइना से 1962 में वॉर हुई, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें वेपन्स देने से मना कर दिया था,
तो उस टाइम ये यूएसएसआर था, रसिया जो आज है, तो उस टाइम इसने इंडिया की मदद करी थी, इसने अपने वेपन्स दिए थे और तब से यही सिलसिला चला आ रहा है। आज भी कम से कम 70-80% जो वेपन्स है इंडियन आर्मी के पास वो रसियन है। और रसिया ने जहाँ ज़रूरत पड़ी है भारत को वहाँ पे उसने अपनी दोस्ती निभाई है। तो भारत भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि यूएसए के चाल में फंसेगा। लेकिन हाँ, ये जैसे कहते हैं ना, यूएसए से ना दुश्मनी अच्छी है और ना दोस्ती, तो इंडिया वही कर रहा है, ना उससे दुश्मनी कर रहा है और ना ही दोस्ती। क्योंकि यूएसए की भाई वो सुपर पावर है, इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है, और वो दुनिया का सुपर पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास वेपन्स है, उसके पास मिलिट्री है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास पावर है हर जगह, पूरी दुनिया में जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह अमेरिका का कब्जा है। तो वो किसी कंट्री को वॉर से ज़्यादा ऐसे मारता है, जैसे रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, ईरान के ऊपर लगा रखे हैं और सारी कंट्रीज के ऊपर लगा रखे हैं। तो उससे इंडिया को पता है कि उससे दुश्मनी भी सही नहीं, डायरेक्ट फ्रंट पे इंडिया उससे दुश्मनी भी नहीं करना चाहता और उसको रसिया की तरफ फ्रेंड भी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर रसिया की तरफ फ्रेंड बना लेंगे तब भी ये मेरे लिए दिक्कत है, और अगर पाकिस्तान की तरह दुश्मनी कर लेंगे तब भी मुझे दिक्कत है। इंडिया यूएसए को लगता है कि वो इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है यूएसए का इस्तेमाल कर रहा है, वो इस टाइप में इस्तेमाल कर रहा है कि, और दोनों को ज़रूरत है, इंडिया को यूएसए की ज़रूरत है और यूएसए को इंडिया की भी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि यूएसए अगर ये चाहता है कि जो वो बोले इंडिया वही करे, जो ऐसा वो कहे इंडिया वैसा चले, जो वो कहे इंडिया परचेज करे, जो वो कहे इंडिया ना परचेज करे। इंडिया को अगर वो बोले कि हाँ भाई चाइना जाना है तो जाओ, अगर वो मना कर दे कि नहीं चाइना नहीं जाना तो इंडिया ना जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया तो आज बहुत स्ट्रांग है। जब इसके पास कुछ नहीं था, यानी कि नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम भी ये बात आई थी कि ब्लॉक ज्वाइन करने वाला, कि लेकिन उस टाइम भी नेहरू ने मना कर दिया कि मुझे किसी के ब्लॉक में नहीं रहना, मैं फ्री रहूँगा। और वही फ़ायदा आज इंडिया को मिल रहा है, और आज भी इंडिया किसी के ब्लॉक में शामिल नहीं हो सकता, और ना हुआ है, और ना कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा करता है, चाहे जो भी आया हो, चाहे वो बीजेपी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, जो भी रहा हो, वो कोई ब्लॉक ज्वाइन नहीं करता, वेस्टर्न का हो या कोई भी हो, ना रशियन ब्लॉक ज्वाइन करता है जैसे कि, और ना ही यूएसए का। इसलिए इंडिया फ़ायदे में है, क्योंकि ये किसी के दबाव में फिर नहीं रहता। अगर किसी का ब्लॉक ज्वाइन कर लेगा ये, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, और जो जिन कंट्रियों ने ज्वाइन किया है उनको साथ ये दिक्कत है। तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस, जैसे फ्रीडम है, इसकी पॉलिसी एकदम फ्री पॉलिसी है, अपनी खुद की, किसी के कहने से पॉलिसी नहीं बनाता। इंडिया का फ़ायदा किस में है उसके हिसाब से पॉलिसी बनती है, और यही यूएसए को खटकती है। लेकिन वो कह भी नहीं सकता उसको क्योंकि इंडिया की ज़रूरत है। अगर उसको ज़रूरत ना होती तो इंडिया ने जो भी, जैसे रसिया से भी तेल खरीदा था, ईरान से भी खरीदा था, उसने मना किया था, S-400 के लिए उसने मना किया था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने S-400 खरीदा। चाइना ने खरीदा था, उस पर सैंक्शन लगा दिया था, तुर्की ने खरीदा था, उस पर सैंक्शन लगा दिया, लेकिन इंडिया पे नहीं लगा पाया वो। उसका कारण ये है कि उसको पता है कि अगर इंडिया पे सैंक्शन लगा दूंगा तो इंडिया हो जाएगा नाराज़ और बिल्कुल बायकॉट करके यूएसए के साथ चला जाएगा। और आप खुद सोच के देखो आप लोग कि अगर रसिया, चाइना और इंडिया, अगर ये तीनों फ्रेंड हो जाएं तो पूरी दुनिया को डोमिनेट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी पॉसिबल हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में मतलब इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.